हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि कक्षा 6 के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। आज हम इसका अध्याय 4 पौधों को जानिए। हम देखेंगे कि इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं और समझने का प्रयास भी करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 4 पौधों। तो देखिए, इससे पहले पाठ के पूर्व की ये जो कुछ तैयारी दी गई है, आपको इन चित्रों को ध्यान से देखकर जोड़ी बनाना है। तो आप इनको देख करके जोड़ी बना सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे जहां पर हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की शुरुआत होती है। इससे पहले आप ये जो चित्र है इसमें आपको इनके नाम लिखना है और इनके रंग, इसमें रंग भरना है। फ्लावर में, पत्तियों में, तने में आप इसमें रंग भरिए। चलिए हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि बूझो ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे में निम्न प्रेक्षण देखे। बूझो ने देखा कि यह पौधा स्वयं सीधा खड़ा नहीं होता है, यह किसी सहारे से ऊपर की ओर चढ़ जाता है और इसका तना कमजोर व मुलायम होता है और यह एक आरोही प्रकार का पौधा है। तो उक्त प्रेक्षणों में से सही प्रेक्षण कौन से हैं? तो ये जो सभी बातें हैं मनी प्लांट के पौधे में पाई जाती हैं, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी नंबर का विकल्प 1, 2, 3 एवं 4। तो हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 इसका, कि निम्न में से किसकी पत्ती में समांतर श्राविन्यास पाया जाता है? तो जो समांतर श्राविन्यास होता है वो पाया जाता है मक्का की पत्ती में। आप जानते हैं कि श्राविन्यास है जो ये पत्तियों में, यदि इस प्रकार का श्राविन्यास पाया जाए, इसकी जो सिराएं हैं ऐसी समांतर हों तो उसे हम कहते हैं समांतर श्राविन्यास। और निम्न में से ये जो हमारे पास 4 पत्तियां दी गई हैं वो मक्के की पत्ती में इस प्रकार का जो श्राविन्यास है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है। अर्थात जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और छोड़ते कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण पौधे के किस भाग द्वारा होता है? तो देखिए, पौधे के संपूर्ण भाग में जो जल है पौधों की जड़ों के द्वारा जाता है, क्योंकि जड़ें ही है जो मिट्टी के में जो जल होता है उसको अवशोषित करके पूरे पौधे में पहुंचाती हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जड़। चलिए अगला प्रश्न है कि शाक के बारे में सही कथन नहीं है। हमें इसमें ये बताना है कि जो शाक पौधे होते हैं उसमें जो सही नहीं है वो बताना है। तो देखिए, इनका तना हरा एवं कोमल होता है तो ये तो सही है, और ये सामान्यतः छोटे होते हैं तो ये भी सही है। अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं तो ये भी सही है। सही क्या नहीं है? कि ये बिना पानी के वृद्धि करते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारा उत्तर भी डी हो जाएगा, क्योंकि हमें जो सही नहीं है हमें वो उत्तर में देना है। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ये बिना पानी के वृद्धि करते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और किसकी आवश्यकता होती है? तो इनके अलावा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सूर्य का प्रकाश। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, यदि
किसी पत्ती का शिराविन्यास जालिका रूपी है तो वह पत्ती हो सकती है। तो देखिए अभी हमने समांतर शिराविन्यास देखा था और जालिका शिराविन्यास है जो वो कुछ इस प्रकार का होता है। अधिकांश पत्तियों में हमें जालिका शिराविन्यास ही दिखाई देता है। तो ये जो शिराविन्यास होता है ये कौन सा शिराविन्यास कहलाता है? जालिका शिराविन्यास। तो ये पीपल की पत्ती में पाया जाता है। ये यहाँ पर जो पत्तियां दी गई हैं, क्योंकि गेहूं, बांस और मक्के की में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, जबकि इनमें से जो पीपल की पत्ती है इसमें कौन सा शिराविन्यास पाया जाता है? जालिका रूपी शिराविन्यास। चलिए अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें पहला रिक्त स्थान दिया गया है कि पहेली बता रही है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने खालिस्तान लता है। तो ये जो लताएं हैं वो आरोही लता है। तो इस प्रकार से हम खालिस्तान में भरेंगे आरोही। दूसरा खालिस्तान, खालिस्तान पौधों में पानी पहुंचाती हैं। तो पौधों में पानी कौन पहुंचाता है? जड़, अर्थात जड़ें पौधों में पानी पहुंचाती हैं। अगला खालिस्तान है कि स्त्री केसर पुष्प के खालिस्तान भाग में स्थित होता है। तो स्त्री केसर पुष्प के मध्य भाग में स्थित होता है। स्त्री केसर जो कि पुष्प का मादा जनन अंग होता है वह पौधे के कहाँ पर? पुष्प के मध्य भाग में स्थित होता है। अगला खालिस्तान है कि खेतों में, बगीचे एवं गमलों में उड़ने वाले अनचाहे पौधे उगने वाले अनचाहे पौधे खालिस्तान कहलाते हैं। तो जो खेतों, बगीचों या गमलों में अनचाहे अर्थात जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, जो वो पौधे उगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खरपतवार। अगला खालिस्तान है कि जड़ के मुख्य प्रकार खालिस्तान और खालिस्तान है। तो जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिनमें से पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न में कि यदि किसी पौधे की पत्तियों को थैली से बांधकर उस पौधे को अंधेरे में रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए यदि हम पत्तियों को थैली से बांधकर पौधे को अंधेरे में रख देंगे तो इन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि अंकुरित बीजों को नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद इसमें क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए यदि अंकुरित बीजों पर नियमित पानी का छिड़काव किया जाएगा तो क्या होगा? इसमें पौधे के विभिन्न भाग जैसे कि जड़ें, पत्तियां, तना, पुष्प आदि हैं जो वो विकसित होने लगेंगे और हमें पौधा दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि यदि किसी पेड़ की जड़ मूसला होती है तो इस पेड़ की पत्ती का शिरा विन्यास कैसा होगा? हमें इनमें जड़ों और शिरा विन्यास में संबंध बताना है। तो इसमें पूछा गया है कि किसी पेड़ की जड़ है जो मूसला होती है तो हमें शिरा विन्यास बताना है। तो देखिए यदि किसी पेड़ की जो जड़ है मूसला जड़ होगी तो उसमें जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाएगा, और यदि किसी पत्ती का शिरा विन्यास जालिका शिराविन्यास है तो उसमें मूसला जड़ होगी। अर्थात हम जड़ को देखकर शिराविन्यास का पता लगा सकते हैं और शिराविन्यास को देख करके, पत्ती के शिराविन्यास को देख करके जड़ों का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देखिए यदि जड़ हमें पता हो, यदि हमें जड़ का पता है कि जड़ किसी पौधे की जड़ है जो वो मूसला जड़ है, तो मूसला जड़ होने पर हम इससे पता कर सकते हैं कि उसकी पत्तियों में कौन सा शिराविन्यास होगा? जालिका शिराविन्यास होगा। और हम देखिए जड़ें सभी पौधों की तो नहीं देख पाते लेकिन पत्तियां तो देख पाते हैं। तो पत्ती को देख करके हम जड़ों का अंदाजा पता कर सकते हैं कि यदि ये जालिका रूपी है तो जड़ कौन सी होगी? मूसला। और यदि जो पत्ती है उसमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, इस प्रकार का समांतर शिराविन्यास पाया जाएगा तो उस पौधे की जो जड़ है वो रेशेदार जड़ होगी।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि गुलाब व कपास को हम झाड़ी वाले पौधे क्यों कहते हैं, इनकी क्या पहचान है। तो देखिए, जो झाड़ी वाले पौधे होते हैं उनमें क्या होती हैं, शाखाएं तने के आधार के समीप से ही निकलने लगती हैं और इनका तना कठोर होता है, पतला होता है लेकिन कठोर होता है, अधिक मोटा नहीं होता। इसी कारण से आपने गुलाब का पौधा तो देखा ही होगा, इसका जो पौधा होता है लकड़ी कैसी होती है, कठोर होती है, तना मोटा भले ही ना हो लेकिन कठोर होगा। तो इस प्रकार के पौधों को कहा जाता है झाड़ी। इसी कारण हम गुलाब और कपास को झाड़ी वाले पौधे कहते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। तो क्यों होती है इन्हें सहारे की आवश्यकता? तो क्योंकि ऐसे पौधों का जो तना है, कुछ पौधे कमजोर तने वाले होते हैं, तो जब इनका तना है जो कमजोर हो, सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ है की जगह आप लिख लेना, सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। इस प्रकार के जो पौधे हैं आरोही पौधे कहलाते हैं। अर्थात कुछ पौधे ऊपर चढ़ने के लिए इन्हें सहारे की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इनके तने क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। तो इस प्रकार से आप पत्ती का चित्र बना सकते हैं। इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मूसला जड़ एवं रेशेदार चित्र जड़ को सचित्र समझाइए। तो देखिए, जो मूसला जड़ होती है वो इस प्रकार से आप इसका चित्र बना सकते हैं। ये हमारी मूसला जड़ है, ये वाली, तो ये हमारी कौन सी जड़ है, मूसला जड़, और ये जो जड़ है ये रेशेदार जड़ है। तो इस प्रकार से आप ये चित्र बना सकते हैं। और इनको समझने के लिए देखिए, मूसला जड़ क्या कहलाती है कि जिसमें क्या होता है, एक मुख्य जड़ होती है तथा इसी मुख्य जड़ से छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकली होती हैं, मूसला जड़ कहलाती है। जैसे आप इसको देखेंगे तो देखिए, इसमें एक ये मुख्य जड़ आपको मोटी वाली जड़ दिखाई देगी और छोटी छोटी जड़ें उसी में से निकली होंगी, तो ये जड़ मूसला जड़ कहलाती है। लेकिन यदि आप रेशेदार जड़ को देखेंगे तो इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, बल्कि सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। यहीं से सभी अलग अलग जड़ें निकली होती हैं। इनमें भले छोटी छोटी ऐसे पार्श्व जड़ें निकली, लेकिन इनमें कोई जड़ मुख्य जड़ नहीं होती है। तो इस प्रकार की जड़ को हम रेशेदार जड़ कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि पौधे रात्रि के समय जीवित कैसे रह पाते हैं जबकि वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। उनमें ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे वे जीवित रह पाते हैं। तो देखिए, पौधे रात्रि के समय श्वसन क्रिया करते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए भोजन का श्वसन की क्रिया के द्वारा उसका उपयोग करते हैं और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इसी कारण वे जीवित रह पाते हैं। पौधे रात्रि के समय कौन सी क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया। चलिए, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि पौधे के किस भाग द्वारा जल व खनिज लवण का अवशोषण होता है। कुछ जड़ों को हम भोजन के साथ क्यों ग्रहण करते हैं, ऐसी जड़ों के नाम लिखिए। तो देखिए, पौधे जड़ों द्वारा जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो इस किस भाग में हमारा उत्तर हो जाएगा, जड़। अर्थात पौधे जड़ों के द्वारा जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं और कुछ पौधों में भोजन जड़ों में संचित हो जाता है और इसी कारण हम इन जड़ों का उपयोग भोजन के साथ भोजन के रूप में करते हैं। जैसे कि ऐसी जड़ यदि हम बात करें तो मूली, गाजर, सलजम, ये जो कुछ मुख्य जड़ें हैं जिनका हम भोजन के रूप में भी उपयोग करते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है वह है कि यदि पौधों को लगातार अधिक पानी दिया जाए तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा एवं क्यों। तो अधिक पानी देने से पौधों की जो जड़ें हैं वो सड़ने लगेंगी। जब आप पौधे को पानी अधिक देंगे तो जड़ें क्या होंगी, सड़ने लगेंगी, जिससे जड़ें पानी एवं अन्य खनिज का अवशोषण नहीं कर पाएंगी और जिससे पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी और उनकी वृद्धि रुक जाएगी। तो इस प्रकार से पौधों को अधिक पानी नहीं देना चाहिए।
चलिए अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो इसमें पूछा गया है कि पत्तियों में शिराविन्यास क्या है एवं इसके प्रकारों को चित्र से समझाइए। तो हम अभी देख चुके हैं कि ये इस प्रकार की पत्ती है जो ये कौन सा शिराविन्यास कहलाता है, जालिका रूपी शिराविन्यास, और इस प्रकार का जो शिराविन्यास है ये कहलाता है समांतर शिराविन्यास। और इसका उत्तर भी आप दे सकते हैं कि ये शिराविन्यास दो प्रकार का होता है, जालिका रूपी और समांतर शिराविन्यास। समझ तो हमने अभी लिया ही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 11 कि एक बच्चा एक पौधे को रंगीन पानी में रखता है तो शाम तक उसके कौन कौन से भाग रंगीन होंगे और क्यों। तो देखिए उस पौधे के सभी भाग रंगीन हो जाएंगे क्योंकि पौधा रंगीन जल को अवशोषित कर पौधे के सभी भागों तक पहुंचाएगा, और यह यहाँ तक कि पौधे की पत्तियों तक भी रंगीन पानी है जो वो पहुंच जाएगा, अर्थात पौधे के पूरा भाग है जो क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखेंगे कि पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको पौधे का जो चित्र है वो बना लेना है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है चित्र क्रमांक 4.22 में। इसके आप विभिन्न भाग हैं जो पुष्प के लिख सकते हैं कि इनमें पंखुड़ियां पाई जाती हैं। पंखुड़ियां कौन सी होती हैं, जो पुष्प में हमें रंगीन भाग दिखाई देते हैं, अलग अलग पुष्प में अलग अलग रंग पाए जाते हैं। तो हम लिख देंगे कि पंखुड़ियां। बाह्यदल, आप देखेंगे कि पंखुड़ियों के नीचे छोटी छोटी सी हरी पत्तियां पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्यदल। पुंकेसर, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है जिसमें कि परागकोश होता है और इसी में पराग कण होते हैं। इसी प्रकार से स्त्री केसर भी पुष्प का मादा जनन अंग होता है। कौन सा जनन अंग, मादा, जिसमें कि वर्तिकाग्र, और इसमें वर्तिकाग्र में पराग कण गिरते हैं और वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि यदि प्रकृति में सभी सजीव पेड़ पौधे अचानक से गायब हो जाएं तो हमारे जीवन में समय के साथ क्या परिवर्तन होने की संभावना है। तो देखिए यदि प्रकृति से सभी पेड़ पौधे, सभी सजीव पेड़ पौधे सजीव ही होते हैं, अर्थात सभी पौधे अचानक से गायब हो जाएं तो यदि इन एक दिन बाद क्या होगा, तो एक दिन बाद ही क्या होने लगेगा, वायु प्रदूषण होने लगेगा, क्योंकि पौधे जो ऑक्सीजन बनाते हैं वो बनना बंद हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी। तो वायु प्रदूषण हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो तापमान में वृद्धि होने लगेगी। एक सप्ताह बाद देखिए जल का संकट उत्पन्न हो जाएगा, मिट्टी क्षरण, खाद्य संकट आदि सभी चीजें उत्पन्न हो जाएंगी। एक वर्ष बाद जलवायु परिवर्तन होने लगेगा और पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व क्या होने लगेगा, समाप्त ही होने लगेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही सभी निर्भर हैं। अगला प्रश्न है कि बीजांड से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पर चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक से बना लेना है। चित्र 4.26 में जो चित्र दिया गया है कि बीजांड क्या है, वर्तिका के निचले भाग में अंडाशय होता है और इसी अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। देखिए जब हम स्त्री केसर का भाग देखते हैं तो उसमें इस प्रकार से ये हमारा वर्तिकाग्र होता है, फिर वर्तिकाग्र से होते हुए यहाँ पर हमारी जो वर्तिका की नली आती है वो आती है और नीचे ये नली है जो कुछ इस प्रकार से फूली हुई संरचना में होती है, ये कहलाता है अंडाशय। और इस अंडाशय में छोटे छोटे बीजांड होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, बीजांड। तो इस प्रकार से आप इसका चित्र बना सकते हैं पाठ्य पुस्तक से देख करके। अब देखेंगे हम प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1। इसमें आपको क्या करना है कि आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर उनका विवरण लिखें। तो आपको अपने आसपास के पौधे देखना है, उनका नाम लिखना है। यहाँ पर आपको बताना है कि वो शाख हैं, झाड़ी हैं कि वृक्ष हैं, फिर उसमें जड़ का प्रकार क्या है, मूसला है कि रेशेदार है, और यहाँ पर सिरा विन्यास बताना है। यहाँ पर आप चित्र भी बना सकते हैं। चलिए तो इस प्रकार से आप इस तालिका को पूरा कर सकते हैं। पौधे आप अपने आपको जो भी दिखाई देते हैं आप पौधे वो लिख सकते हैं।
और प्रोजेक्ट कार्य 2 में आपको किसी भी पुष्प जैसे कि गुड़हल, धतूरा आदि इसके आंतरिक भागों की पहचान कर उनके चित्र एवं दिए गए बॉक्स में चिपकाकर नाम लिखना है। तो आप यहाँ पर पौधे का चित्र, यहाँ पर आप पौधे का जो चित्र है चित्र बना सकते हैं, फिर उनके भागों को बना सकते हैं। जैसे आप गुड़हल का चित्र बना सकते हैं और फिर स्त्री केसर, पुंकेसर जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, आप देखकर भी बना सकते हैं। पुष्प के लिए आप ये वाला पुष्प जो गुड़हल का है ये बना सकते हैं। फिर उसमें अलग अलग दिए हैं आपको, ये पुंकेसर का चित्र बना हुआ है, स्त्री केसर का, तो ये चित्र आप बना सकते हैं। तो चलिए, इस प्रकार से हमने इस अध्याय के जो सारे प्रश्न हैं, प्रोजेक्ट किस प्रकार से आपको हल करना है वो हमने देख लिए हैं। अब यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।